दोस्तों G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया। उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा रिलाय करते थे और इसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली इन देशों में। 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. इनकी सरकारों ने डिसाइड किया अगर इस इकोनॉमिक हालत को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की जरूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में। अर्ली 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे। इनकी इकोनॉमीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीजें थी इनके बीच। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के समय में ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली भी सेम कह सकते हो और इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो मेन मकसद इनका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाना। साल 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। G7 G8 बन जाता है, लेकिन